नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आरओ यारो एग्ज़ाम के लिए रिवीजन सीरीज़ लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इस रिवीजन सीरीज़ की अब तक 12 क्लासेस आप तक पहुँच चुके हैं। 13वां क्लास है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस 13वें क्लास में आज हम किस-किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो क्वेश्चंस होंगे सर, वो होंगे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके साथ-साथ हिस्ट्री और हिस्ट्री का ही जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये 3 जो है चीज़ें होंगी, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और आपसे बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जीएस का तो चल ही रहा है पूरा काम, ये तमाम होना ही होना है ना? और जीएस के साथ-साथ मैंने आपसे कहा था कि आरओ के लिए जो हिंदी वाला पोर्शन है, उसको भी मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट कराऊँगा और उसका जो आपका वेट था, इंतज़ार था, वो समाप्त भी हो चुका है। हिंदी की पहली क्लास आप तक पहुँच चुकी होगी। तो मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि हिंदी को हम कैसे कवर करेंगे। हिंदी के जो वोकैब वाले 6 टॉपिक्स हैं, सबसे पहले वन बाय वन उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद में जिस तरीके से जीएस में हम कर रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू अपने सिलेबस को कवर करते हुए जो प्रैक्टिस हमारी चल रही है, इसी तरीके से हिंदी की भी प्रैक्टिस आपको यहाँ से कराई जाएगी। ठीक है, कंटेंट पे शक मत करना बिल्कुल भी, और ये मैच कर लेना आप। अगर किसी ने कोई पेड कोर्स ले रखा हो कहीं से, तो वो अपना देख लेना, मैच कर लेना, है ना। ये हमारा 5,000 वाला 10,000 वाला कंटेंट नहीं है। कोचिंग संस्था जो है मेरे द्वारा नहीं चलाई जा रही है। जितनी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से करता रहता हूँ, है ना। तो हिंदी में भी एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि आपके पास बुक्स होंगी, एक-एक टॉपिक पर 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार वर्ड होंगे। तो मैं अगर आपको 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार वर्ड अगर यहाँ से पढ़ाऊँ, कोई मतलब नहीं है फिर बताने का, या किसी को कोई भी हेल्प करने का क्या मतलब पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 5,000 वर्ड ही आपको दे रहा हूँ, मैं कुछ सिलेक्टेड चीज़ें दूंगा आपको, आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। लेकिन लास्ट टाइम पर एक जो बर्डन हो जाता है दिमाग पे, यार कितना रिवीजन करें, क्या करें, तो जो मैं दे रहा हूँ उसे पढ़ लेना लास्ट टाइम पे। आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ लेना, आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। इतना ही कह सकता हूँ बस। और एक लास्ट चीज़ और कहना चाहूँगा, एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है क्योंकि ये वीडियोज़ फ्री हैं, आपको पता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसकी जो पीडीएफ है उसका प्राइस मैंने रखा है 300 रुपीज़, जो कि एग्ज़ाम तक आपको मिलती रहेगी। उसमें कुछ हमारे मित्रों को कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि जीएस वाले के साथ साथ हिंदी का अलग चार्ज है। ऐसा नहीं है। जो जीएस वाली जितनी भी पीडीएफ होंगी, जीएस की जितनी भी क्लास होंगी, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, ये सारी उसी 300 में मिलेंगी। इसके साथ साथ हिंदी वाला जो पोर्शन है, जो मैं कराऊंगा 6 के 6 टॉपिक, ठीक है, उसका सिलेक्टेड मटेरियल 6 टॉपिक्स का, और जितने भी प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में जो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो सारी की सारी पीडीएफ इसी 300 में है ना। और ये 300 बहुत ही मिनिमल प्राइस है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके पास हो जाएगा। आप देखना आपके पास कितना, जो जिन्होंने ले रखा है उनको भी पता है कि उनके पास क्या चीज़ें अब तक हो चुकी हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो ये 300 प्राइस सर इसीलिए रखा है कि आप में से मतलब एक पीडीएफ की लाइन लग जाती है कि पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, और मुझे पता है पीडीएफ को कोई पढ़ता भी नहीं है, और फ्री का जो कंटेंट है लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी है, जो लोग मुझसे लेते हैं उनसे भी मैं कहता हूँ पहले सेटिस्फाई हो जाओ, कोई अलग से चीज़ नहीं है। जो वीडियो में है वही चीज़ आपको पीडीएफ में मिलेगी, तो कुछ ऐसा अलग से उसमें नहीं मिल रहा है। जो चीज़ यहाँ पे हो रही है वही वहाँ पे मिल रही है। बस रिवीजन में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, इतना हेल्प उससे हो जाएगा आपको, है ना। आपके पास चीज़ें होंगी, आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो उसको मैं आपके मैसेज के थ्रू क्लियर कर दूंगा। बस इतना सा बेनिफिट उसमें मिल जाएगा, बाकी चीज़ें वही हैं। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं भाई, सब अपने भाई बहन हो तुम लोग। कोई ऐसा वो नहीं है, कोचिंग संस्था नहीं चला रहे हैं, बस थोड़ा सा असुविधा से बचने के लिए थोड़ा सा काम मुझे करना पड़ता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का हमारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल किसी राज्य की विधायिका द्वारा पारित एक ऐसा विधेयक जो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, इसको राष्ट्रपति के विचारार्थ अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखेगा? तो आर्टिकल पूछ रहा है, क्वेश्चन फिर दोबारा से समझ लीजिए। कौन सा आर्टिकल पूछ रहा है कि कोई राज्य है, उस राज्य का राज्यपाल, और राज्य की जो विधायिका होती है, यानी जो केंद्र में संसद की स्थिति होती है, वही राज्य में विधायिका की स्थिति होती है। तो विधायिका कोई ऐसा विधेयक पारित कर देती है जो उस राज्य के हाई कोर्ट की कंडीशन पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो राज्यपाल जो होता है उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो ऐसा प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो प्रोविज़न है सर, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो कुछ अन्य परिस्थितियां भी हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास क्या करता है, सुरक्षित रखता है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके अंतर्गत राज्यपाल जो होता है वो बिल को अपने पास
सुरक्षित रखता है तो ये है कि अगर कोई भी विधेयक या कोई भी बिल ऐसा है जो संविधान के किसी भी प्रोविज़न के विरुद्ध है ना, संविधान के उपबंधों के विरुद्ध अगर कोई बिल है तो उसको जो है वो अपने पास विचारार्थ रख लेता है, अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बिल है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है तब भी वो अपने पास उसको रख सकता है। देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो तब भी वो उसको अपने पास रख सकता है। कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है, उससे जुड़ा हुआ कोई बिल है तो वो उसको भी अपने पास रख सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा बिल है जो आर्टिकल 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है तो उसको भी वो अपने पास जो है रख सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से कार्य हैं? तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है चुनाव के लिए जो नोटिफिकेशन होता है, अधिसूचना होती है, वो जारी करना, और दूसरा है आचार संहिता का उल्लंघन अगर किसी प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा है तो उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकना। तो इन दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि चुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी होती है, जैसे अगर हम केंद्र के संदर्भ में बात करें, संसदीय चुनाव अगर हो रहे हैं तो उसके लिए जो अधिसूचना जारी जिसके द्वारा की जाती है, जिस प्राधिकारी के द्वारा की जाती है, तो वो राष्ट्रपति होता है। और राज्य विधानमंडल के अगर चुनाव हैं तो उनके लिए जो अधिसूचना होती है वो राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। डिटेल में समझते हैं इसको। चुनाव के लिए अधिसूचना निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, समझिएगा लाइन को, चुनाव के लिए जो अधिसूचना होती है, नोटिफिकेशन होता है, वो निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति जारी करता है और विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल जारी करता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये अधिसूचना जारी हो जाती है चुनाव की, उसके बाद में क्या टाइम रहेगा इलेक्शंस का, निर्वाचन की डेट क्या रहेंगी, तिथियां क्या रहेंगी, इनका जो एक सूचना होती है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। नाम के किसके नाम से अधिसूचना जारी होती है? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो दे रखे हैं। कौन से भाग में? भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक। ये संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए, जो भी दो दो सदन होते हैं, वैसे हर राज्य में दो सदनी व्यवस्था नहीं है, कुछ चुनिंदा राज्यों में ही दो सदन है, तो दो सदन की ही बात हम कर रहे हैं कि जैसे संसद में तो दो सदन होते ही हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद और राज्य विधानमंडलों के जो दो सदन होते हैं उनके लिए राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचन का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण करने का काम जो है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, चुनाव आयोग की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है इसका? तो आर्टिकल ध्यान रखेंगे 324(2). ठीक है, 324(2) में चुनाव आयोग की जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 324(2) ये कहता है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। हालांकि 324(2) में ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या उसमें यह दिया गया है कि इनकी जो नंबर होगा, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया आपका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया एक, उसके अलावा जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी संख्या कौन तय करेगा? समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में अगर बात करें तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 सदस्यों की एक संस्था है, जिसमें एक है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और दो जो हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं? मतदाता की जो सूची होती है, वोटर लिस्ट होती है, वो इसके द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका परिसीमन और सीमांकन करना, यानी किस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा किस एरिया में है या किस एक पार्टिकुलर क्षेत्र में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आ रहा है, उसका सीमांकन करने का, परिसीमन करने का काम है। चुनाव की डेट का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनको मान्यता देना, राजनीतिक दल की जो मान्यता दी जाती है वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा जिस चिन्ह पर, जिस चुनाव चिन्ह पर वो क्या लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो वो चुनाव चिन्ह आवंटित करने का जो काम है वो भी निर्वाचन आयोग का है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो एक आचार संहिता होती है वो भी निर्वाचन आयोग तैयार करता है, और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने का काम भी जो है किसका है? निर्वाचन आयोग का। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 4 आर्टिकल दे रखे हैं, 42, 43, 44 और 51। तो 51 आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन
इसका प्रावधान आर्टिकल 51 में है। आर्टिकल 44 ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहा है पिछले कुछ वर्षों में और लगभग एक आध साल छोड़ के ही पूछा जाता रहा है। ठीक है, समान नागरिक संहिता की बात होती है आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनको प्रमोट करने के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 42 जो है वो काम पाने के अधिकार का दावा नहीं करता है। ठीक है, ये काम पाने के अधिकार से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो 41 है। ये क्या कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमा में काम पाने के अधिकार, शिक्षा पाने के अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करने का काम करेगा, है ना। तो ये 41 में है। 42 में क्या है, राज्य क्या उपबंध करेगा, राज्य काम की मानवोचित और न्याय संगत दशाओं का और इसके साथ साथ महिलाओं को जो प्रसूति सहायता होती है उसका उपबंध करने का काम कौन करेगा, राज्य करेगा। या राज्य का दायित्व है आर्टिकल 42 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है कारण है। कथन है कि संघीय बजट को संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने के 75 दिनों के भीतर इसे संसद द्वारा पारित करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, जो भी यूनियन बजट होता है उस यूनियन बजट को कहाँ पे पेश किया, संसद में पेश किया, और पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर, 75 दिनों के भीतर, ये टाइम पीरियड याद रखना, 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित करवाना अनिवार्य होता है, पारित होना चाहिए, और वैसे जनरली हो ही जाता है ना। तो ये सही है स्टेटमेंट आपका। कारण क्या दे रहा है कि संघीय बजट जो होता है एक वित्त विधेयक की तरह होता है। ठीक है, वित्त विधेयक की तरह होता है, तो ये भी सही है संघीय बजट भी, क्योंकि वो पैसे वैसे लेन देन से जुड़ी हुई पूरा जो लेखा जोखा होता है पैसे का, वही संघीय बजट में होता है, और ये सारी चीज़ें वित्त विधेयक में ही होती हैं। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो एक वित्त विधेयक की तरह ही होती है। ठीक है, दोनों कथन कारण सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट तो आपको पता ही चल गया कि संसद के पटल पर वित्त विधेयक पुनर्स्थापित यानी पेश किए जाने के 75 दिनों के भीतर इसको पारित करवाना कंपलसरी होता है। और वित्त विधेयक जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि एक ऐसा विधेयक होता है जिसमें कर हो गए, सरकार के जो भी खर्चे हैं, सरकारी जितनी उधारियां हैं या रेवेन्यू से संबंधित जो भी प्रोविजंस होते हैं वो इसमें होते हैं, और संघीय बजट इन सभी से संबंधित होता है ना। वित्त विधेयक में आती हैं सारी चीज़ें। ये भाई वित्त विधेयक कौन सा विधेयक है जिसमें टैक्सेशन की बात हो, कोई भी कर आरोपण वगैरह या टैक्स से जुड़ा हुआ कोई मामला है, सरकार के खर्चे हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई मामला है, सरकार जो बोरो करती है, कर्जा लेती है, उससे जुड़ा हुआ कोई मामला है, ये सारे वित्त विधेयक में आते हैं। और जो भी रेवेन्यू से जुड़े हुए प्रोविजंस होते हैं वो भी वित्त विधेयक में आते हैं। अब बजट में क्या होता है, जो संघीय बजट आप पढ़ते हैं उसमें भी क्या होता है, उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं। करों का कितना कलेक्शन हुआ, सरकार का व्यय कितना है, सरकार की आमदनी कितनी है, किस किस सोर्स से कितनी आमदनी हुई है, और जो खर्चा हुआ है सरकार का किस किस मद में हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें बजट में होती हैं। तो बजट भी कहीं ना कहीं इनसे ही रिलेटेड है, इसलिए इसको एक वित्त विधेयक के रूप में पास कराया जाता है संसद से। यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा उसे साधारण विधेयक की तरह रोक सकती है। कोई भी अगर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा उसको कैसे ट्रीट करेगी, एक जो सामान्य बिल होता है, ठीक है, कॉमन बिल जो होता है उसकी तरह उसको रोक सकती है। तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है, अगर कोई वित्त विधेयक कैसी प्रकृति का है, धन विधेयक की प्रकृति का है, तो राज्यसभा उसको केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, उसके बाद में वो स्वतः पारित समझा जाएगा। धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक का उपबंध आपको पता है आर्टिकल 110 यानी 110 में है, परिभाषा दी गई है इसमें इसकी। अनुच्छेद 109 में क्या है, इस धन विधेयक को संसद से पारित करने की जो प्रोसेस होती है, विशेष प्रक्रिया जो होती है, उसका प्रोविजन दिया गया है 109 में। 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है, 109 में वो मनी बिल किस तरीके से संसद से पारित होता है, वो प्रोसेस जो है वो 109 में दे रखा है ना। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित शर्तें, मतलब कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक होगा, है ना। तो कोई भी टैक्स का अगर लगाया जाना, ये इससे जुड़ी हुई कोई चीज़ है। अधिरोपण मतलब कोई भी टैक्स का लगाया जाना, कोई कर अगर हमको क्या करना है, समाप्त करना है, बदलना है कोई चीज़, या उसका रेगुलेशन करना है, विनियमन करना है, भारत की संचित निधि से जुड़ा हुआ जो भी मामला है वो जो है इसके अंतर्गत आता है। आकस्मिकता निधि जो होती है उसमें धन जमा किया जाए या उसमें निकालने की कोई बात हो, है ना, तो वो भी इसी बिल के अंतर्गत आता है। और अगर सरकार का कोई खर्चा है, सरकार का कोई क्या है, खर्चा है, और सरकार उस खर्चे को किसके ऊपर डाल रही है, भारत की संचित निधि के ऊपर डाल रही है। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना,
यानी कोई खर्चा सरकार का है और सरकार क्या कर रही है कि इसका जो खर्चा किया जाएगा वो कहाँ से किया जाएगा, भारत की संचित निधि से किया जाएगा। इस तरह का कोई मामला है तो वो भी मनी बिल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है सर? तो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और ये प्रावधान है 110(3). ठीक है, आर्टिकल याद रखेंगे, अनुच्छेद 110(3) में यह बताया गया है कि कोई भी विधेयक मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, इसका निर्धारण करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। और जो धन विधेयक होते हैं वो किसकी सिफारिश से प्रस्तावित किए जाते हैं या पेश किए जाते हैं? वो राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित किए जाते हैं। और धन विधेयक हमेशा कहाँ पे लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ पे लाया जाता है? सबसे पहले लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है और ये प्रावधान है आर्टिकल 117 में, यानी अनुच्छेद 117 के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। उसके बाद में जब ये लोकसभा से पारित हो जाएगा तो फिर ये पहुंचेगा कहाँ पे? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जब मनी बिल पहुंचता है तो राज्यसभा के पास में क्या क्या शक्तियाँ होती हैं? तो मनी बिल के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा न तो इसमें कोई संशोधन कर सकती है और ना ही इसको खारिज कर सकती है और ना ही इसे 14 दिन से अधिक रोक सकती है। मतलब इसमें वो कहे कि इसमें कोई बदलाव कर दीजिए साहब, नहीं होगा। वो कहे इसको ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल राज्यसभा बोल रही है इनको ख़त्म कर दीजिए, हमको ये मतलब मंजूर नहीं है, ये मनी बिल जो है वो ये भी नहीं कर सकती है। हाँ, अगर थोड़ा मन की उसको थोड़ी तसल्ली देनी है कि यार हमारी कोई पावर है कि नहीं, तो 14 दिन तक रोक सकती है उसकी, है ना। 14 दिन के बाद में वो स्वतः पारित माना जाएगा। अगर राज्यसभा अगर कोई निर्णय उस पर नहीं लेती है तो वो अपने आप जो है पारित हो जाएगा राज्यसभा से। ठीक है, 5वां प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बताया था? तो पंथ निरपेक्षता जो था इसको SR बोम्मई बनाम भारत संघ, ठीक है, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक वाद था, ये एक मामला था। इसमें न्यायालय ने क्या किया था, जो पंथ निरपेक्षता है यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य की नज़र में सारे धर्म समान हैं, तो ये पंथ निरपेक्षता है, इसको भारतीय संविधान के मूल ढांचे के रूप में एक्सप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और इससे जुड़ा हुआ जो वाद है वो है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ आपको पता होगी कि पंथ निरपेक्षता शब्द जो है ये हमारी मूल प्रस्तावना का अंग नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था, है ना। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था? 42 अमेंडमेंट था, उसके द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। अब इसको देख लेते हैं, SR बोम्मई बनाम भारत संघ जो मामला है ये 1994 का मामला है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बताया। भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, इसमें मूल रूप से पंथ निरपेक्षता शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया 1976 में। और कौन से अमेंडमेंट के जरिए इसको जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन में जो अन्य वाद दे रखे हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। दूसरा वाद है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, DS नकारा बनाम भारत संघ मामला, ये 1982 का मामला है। और ये मामला किससे जुड़ा हुआ है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि भारत में जो सोशलिज्म है, मार्क्सवाद है और गांधीवाद है, इन तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो समाजवाद है ये दरअसल जो गांधीवादी विचारधारा है और मार्क्सवादी विचारधारा है, इन दोनों विचारधाराओं का मिला जुला रूप या इन दोनों विचारधाराओं से मिलकर के जो निकला है वो सोशलिज्म है, समाजवाद है। लेकिन गांधीवादी जो विचारधारा है वो समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकी हुई है ना। मार्क्सवाद की अपेक्षा जो गांधीवादी विचारधारा है, गांधी का जो आदर्श है, गांधी का जो दर्शन है, वो समाजवाद के आदर्श की ओर उसका झुकाव ज़्यादा है, यानी ज़्यादा गुण समाजवाद में गांधीवादी विचारधारा के हैं। इसके बाद में आता है कियोतो होलोहानवाद, ये 1992 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसके तहत अध्यक्ष द्वारा की गई अयोग्यता की कार्यवाही में अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। कोर्ट का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। किसमें हस्तक्षेप नहीं होगा? जो भी अध्यक्ष होता है उसके द्वारा अगर किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित कोई भी कार्यवाही की गई है, कोई भी एक्शन लिया गया है, तो अदालतें उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। कियोतो होलोहान वाद है 1992। ठीक है, इसके बाद में बहुचर्चित वाद, इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, 1973। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद की
संविधान संशोधन की शक्ति जो है वो बहुत विस्तृत है, मतलब काफ़ी चीज़ों में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन ये अपरिमित नहीं है, असीमित नहीं है। मतलब विस्तृत है, बहुत सारी चीज़ों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान की किसी भी चीज़ में वो संशोधन कर दे, वो असीमित नहीं है। तो इसका मतलब था सीधा सीधा किससे, मूल ढांचे को लेकर के कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस तरह का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है जो संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता हो, है ना। यानी मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन होना चाहिए जिससे संविधान का जो मूल ढांचा है वो न बदले। तो ये बात करी गई थी केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला वाले वाद में। 6th क्वेश्चन है, तो कोई व्यक्ति एक ही साथ संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाए, राज्यसभा में भी उसका चुनाव हो गया और लोकसभा में भी उसका चुनाव हो गया, तो उसको कितने दिनों के भीतर ये बताना होगा कि उसे किस सदन का सदस्य रहना है। अन्यथा अगर वो सूचना नहीं देता है तो राज्यसभा में उसकी सीट जो है वो खाली हो जाती है। यहाँ पर ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। कोई भी व्यक्ति है, चुनाव लड़ा, संसदीय चुनाव लड़ा या फिर लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, तो दोनों में उसका क्या हो गया, वो दोनों में विजयी घोषित हो गया। अब उसको बताना है कि भाई वो लोकसभा का सदस्य बने रहना चाहता है या राज्यसभा का सदस्य बने रहना चाहता है। अगर वो नहीं बताएगा तो जो सिस्टम है हमारा वो क्या करेगा, उसकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो बनी रहेगी, राज्यसभा की सीट उसकी वो खाली कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो राज्यसभा की सीट खाली होती है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनकर के आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है और वो नहीं बताता है कि उसको किस सदन का सदस्य बने रहना है, तो लोकसभा से उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी। इस तरीके से स्टेटमेंट बन सकता है। तो याद रखेंगे, सीट जो अपने आप खाली होती है वो राज्यसभा वाली खाली होती है, लोकसभा वाली खाली नहीं होती है। तो कितने दिन के अंदर अंदर उसको ये सूचना देनी होती है सदन के संबंध में कि किस सदन का सदस्य उसको बने रहना है, तो 10 दिनों के अंदर अंदर उसको सूचना देनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किस अधिनियम के अनुसार होती हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, ठीक है। 10 दिन में उसको बताना होता है। रिटों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि भारत में स्थित कोई भी न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ये पूछ क्या रहा है, सही गलत पूछ रहा है, हाँ सही पूछ रहा है, कौन सा सही है ना। तो भारत में स्थित कोई भी न्यायालय रिट जारी कर सकता है, गलत बात है, क्योंकि रिट जारी करने की शक्ति किसको होती है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32, या फिर आपका हाई कोर्ट जारी करता है 226 226। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है। तो ये भी गलत बात है भाई, मूल अधिकार का उल्लंघन अगर हो रहा है तो ये बाध्यता नहीं है कि आप बिल्कुल एक चेन सिस्टम के थ्रू, यानी पहले जिला न्यायालय में जाओ, फिर उसके बाद में उससे अपर कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट जाओ, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाओ। मूल अधिकारों का हनन का अगर मामला है तो इसमें ये एक सिस्टम बनाया गया है कि मूल अधिकारों के हनन के मामले में व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये बोल रहा है कि नहीं जा सकता तो गलत है। संविधान में रिट संबंधी प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित हैं, तो साहब ये भी गलत है। और ये कह रहा है कि रिट क्षेत्राधिकार के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। तो ये कथन जो है आपका सही है। रिट क्षेत्राधिकार के मामले की बात करें तो हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है वो सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा विस्तृत है। इसको समझेंगे कैसे विस्तृत है। आर्टिकल 32 में दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितने प्रकार की रिट्स जारी करता है, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। हमारा जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा कैसे है ना। तो वो ऐसे है कि सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है मूल अधिकारों के संदर्भ में, ठीक है। और 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है वो मूल अधिकारों के अलावा किसी अन्य पर्पस के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो ये इसका थोड़ा क्षेत्राधिकार यहाँ से ज़्यादा हो जाता है। तो आर्टिकल 32, इस आर्टिकल में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यही व्यवस्था, यानी आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार की रिट जारी करने की जो व्यवस्था दी गई है, यही मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है। अब रिटों के प्रकार यहाँ से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कभी कभी इनका मतलब भी पूछ लिया जाता है और अंदर का मामला भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली रिट है सर की बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, है ना। तो दोनों ही याद रखने हैं, रिटों के संबंध में हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला मीनिंग दोनों याद रखना है, और इसका अर्थ क्या है वो भी याद रखना है। तीनों तरह के क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, है ना।
बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसका मतलब है को प्रस्तुत किया जाए, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाया जाए, सीधा मतलब ये हुआ है इसका, इसको प्रेजेंट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। तो इस रिट के जरिए जो न्यायालय होता है किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में परमादेश मैंडेमस होता है। इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब परम आदेश, सबसे सर्वोच्च आदेश, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। न्यायालय कहता है कि हम आदेश देते हैं। तो न्यायालय कब आदेश देता है? सेकंड वाली जो रिट है कब जारी की जाती है? इसको तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ये फील होता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी जो है, ठीक है, कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। जिन दायित्वों का उसको पालन करना चाहिए, कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है, कोई लोक सेवक है, वो अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों को जो जिस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए उनको नहीं कर रहा है, और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है वो अफेक्ट हो रहा है, मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ रहा है, तो न्यायालय इस मैंडेमस को जारी करते हैं। तीसरा है आपका प्रतिषेध, है ना, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिटेड क्या होता है? इसका मतलब रोकना, फोबिट। तो जब कोई निचली अदालत, ये अदालतों के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, ये निचली अदालत जो होती हैं जिला न्यायालय वगैरह, इनके लिए जारी किया जाता है। तो ये क्या है कि इसमें कोई भी निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है और अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है। मतलब ऐसे मुकदमे को सुन रही है कोई भी निचली अदालत जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो जो ऊपर की अदालतें हैं, चाहे आपका सर्वोच्च न्यायालय है या आपके उच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकते हैं। और रोकते किससे हैं? ये निषेध आदेश जो है ये जारी करते हैं, प्रतिषेध, ठीक है, प्रोहिबिशन, ये जारी करते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो आप मामला सुन रहे हैं, जिस मुकदमे की सुनवाई आप कर रहे हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसके बाद में चौथा उत्प्रेषण आता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, या तो प्रमाणित होना या सूचना देना। इस रिट के अंतर्गत जो वरिष्ठ न्यायालय है, मतलब वही हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या कोई भी ऐसा बॉडी है, अधिकरण है, उसको उसके समक्ष जो लंबित मामले हैं, पेंडिंग जो भी मैटर्स हैं, उनको उच्चतर न्यायालय या अधिकरण को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। मतलब कोई भी निचली अदालत है, उनमें कोई मामले काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका कोई कुछ हो नहीं रहा है, तो उत्प्रेषण रिट जारी करी जाती है वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा। यानी जो दो हमारे वरिष्ठ न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उनके द्वारा निचले जो कोर्ट्स हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं, उनको ये रिट जारी की जाती है। उनको बताया जाता है कि उनके जो पेंडिंग मैटर्स पड़े हुए हैं उनको फलाने फलाने हाई कोर्ट को हस्तांतरित कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये उत्प्रेषण होता है। अधिकार प्रक्षा को वारंटो, अधिकार प्रक्षा मतलब अधिकार के बारे में पूछना, तो प्राधिकृत या वारंट के द्वारा इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यानी अंग्रेजी में बोलेंगे तो बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो ये रिट जारी किया जाता है जब कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक या लोक कार्यालय में किसी ऐसी पोस्ट पर अपॉइंट हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है। यानी नियमतः या कानूनी रूप से कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर काम कर रहा है जिस पर उस व्यक्ति का अधिकार नहीं बनता है लीगली, इलीगली वो किसी पद पर बैठ कर के नियुक्त हो जाता है और उस पर कार्य करता है, तब न्यायालय को अगर ये बात पता चलती है या न्यायालय को जब ये लगता है, तो न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश से उस पद पर उस व्यक्ति को कार्य करने से रोकने के लिए अधिकार प्रक्षा या को वारंटो रिट जो है जारी करता है। वो पूछता है न्यायालय कि भाई को वारंटो, किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हैं, किस अधिकार से आप इस पद पर बैठकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन के सही कालानुक्रम में लगाइए। 4 समिति आयोग दे रखे हैं, गोरे समिति, छागला आयोग, सरकारिया आयोग और मली मत समिति। इनको हमें ऑर्डर में लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से छागला आयोग आता है, फिर गोरे समिति आता है, फिर मलीमत समिति, उसके बाद में सरकारिया आयोग। अब इसको डिटेल में समझें किस किस से जुड़े हुए मामले हैं। छागला आयोग जो है ये 1962 में बना। इसका जो मामला था, यानी ये किससे संबंधित था, ये मंत्रिमंडलीय जो उत्तरदायित्व होते हैं उनसे संबंधित आयोग था। गोरे समिति 1971 में बनी, ये भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित है। सरकारिया आयोग 1983 में, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। और मलीमत समिति 2000 में,
ये आपराधिक दंड प्रक्रिया जो है उसमें सुधार से संबंधित थी। ठीक है, भारत की संसद के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो ये 1968 में जो था हमारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो था इसको रेगुलेट किया गया था। ठीक है, भारत में नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना 1962 में हुई थी, जब भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया और इसको अधिनियमित 2009 में इसको इस अधिनियम को 2009 में जो है इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, 62 में हमारा नागरिक सुरक्षा विभाग बना भारत सरकार के द्वारा, 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया और इस अधिनियम को, किस अधिनियम को? नागरिक सुरक्षा अधिनियम को 2009 में संशोधित कर दिया गया है ना। इसके बाद में आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 साल से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए ये गलत टिक लग गया है, 19वां संविधान संशोधन नहीं है, इसको 19वां न पढ़ करके क्या पढ़ाया जाए, इसको 15वां संशोधन कर लेना, करेक्ट कर लेना इसको। ठीक है, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जो उच्च न्यायालय के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की जो एज लिमिट थी वो 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 15वां संशोधन था, इसको सही कर लेना भैया। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। व्याख्या देखते हैं, और भी जो संशोधन दे रखे हैं इनके बारे में भी देखेंगे। 19वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ। इसमें क्या हुआ था कि जो चुनाव याचिकाओं की सीधी सुनवाई उच्च न्यायालय में करने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत चुनाव अधिकरण जो थे उनको भी समाप्त कर दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 आप सभी को पता होगा, इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ, इसके द्वारा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट की एज लिमिट को 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। इसके साथ साथ इसी संशोधन के जरिए उच्च न्यायालयों को केंद्र सरकार के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई का अधिकार भी दे दिया गया था। ठीक है, 26वें संशोधन के बारे में बात करते हैं, 1971। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा प्रीवीपर्स की समाप्ति की गई। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है आयोग, जो जनरली मतलब हमारे जिनको हम नेगलेक्ट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को उठा के ये पटक देता है। तो ऐसे ही मतलब 23 वाले में पूछा था, वो कौन सा था, मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बताऊँगा। एक क्वेश्चन था और सिर्फ वही क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने पॉलिटी वाली PDF आपको दी है, आप में से काफ़ी लोग पढ़ रहे होंगे। सिर्फ वही एक ऐसा क्वेश्चन था। आज ही मिला लेना पेपर को, पेपर से पहली क्लासेस बढ़ी हुई हैं, पेपर से पहली क्लासेस हैं और पेपर से पहले ही मैंने सभी को फ्री PDF जो है प्रोवाइड कराई थी। तो सिर्फ वही क्वेश्चन था जो 2023 के प्रीलिम्स में पॉलिटी से हमारे नोट से नहीं आया था। बाकी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उसी PDF में। बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं। आज भी मैं कहता हूँ, बेशक आप आज के लिए पढ़ रहे हो तो अगर पॉलिटी का रिवीजन करना है तो उसी से करना, कम टाइम में आपका एकदम परफेक्ट रिवीजन उस सीरीज से हो जाएगा। ठीक है, तो 26वां संविधान संशोधन 1971 प्रीवीपर्स की समाप्ति की गई थी इसके द्वारा। तो पहले ये जान लीजिए कि प्रीवीपर्स क्या है, आगे उसके बाद में बढ़ेंगे, है ना। तो प्रीवीपर्स क्या होते हैं? देखिए, प्रीवीपर्स जो है किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक और राज्य परिवार को मिलने वाली विशेष धनराशि को कहते हैं। प्रीवीपर्स से जुड़ी हुई व्यवस्था भारत की आज़ादी के बाद उन रियासतों के शासकों को दी गई थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, है ना। भारत आज़ाद हो गया, अब भाई भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले बहुत सारे स्थानीय जो रियासतें थी उनके शासक थे। अब भैया जब भारत आज़ाद हो गया, अब ये राजशाही समाप्त हो गई, लोकतांत्रिक राज्य बन गया, तो अब इनका तो कुछ करना पड़ेगा। और क्योंकि उनकी साख थी पहले से, तो उनको प्रीवीपर्स की एक व्यवस्था उनके लिए कर दी गई, है ना। यानी कुछ पैसा उनको जो है धनराशि जो थी उनको दी जाती थी। तो ये प्रीवीपर्स व्यवस्था के अंतर्गत आता था। 1971 में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 291 और 362 जो आर्टिकल थे उनको निरसित कर दिया गया था, जो भूतपूर्व राजाओं के प्रीवीपर से संबंधित थे। आर्टिकल 363 का जोड़ा गया था और भूतपूर्व राजाओं के जो विशेषाधिकार थे इस संविधान संशोधन के द्वारा उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्टिकल 332, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसका दरवाज़ा खटखटाने से पहले पहली बार आर्टिकल 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया था। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं किस वाद में, है ना, किस वाद में आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने से पहले
आर्टिकल 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। किस मामले में इसको स्पष्ट किया गया? प्रश्न को समझिए। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी मामला किससे जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है, तो रिट जारी करने की शक्ति देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी है 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट के पास भी है 226 के अंतर्गत। लेकिन अगर मामला फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है तो ये बाध्यता नहीं है कि आप एक चेन सिस्टम के थ्रू जाओ, है ना। आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर बात आपके मूल अधिकारों की है। तो ये बता रहा है। तो ये जो है एक कन्फ्यूजन थी, इसको दूर किया गया था। एक वाद था, तो कौन सा वाद था जिसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अगर कोई फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मामला है तो भैया आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट में जाओ पहले, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं आप। ये स्थिति क्लियर करी गई थी। तो ये स्थिति जो क्लियर हुई थी, ये रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। वर्तमान समय में जो चेन्नई है वही मद्रास कहलाता था पहले, तो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में ये क्लैरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला है। भारत में स्वतंत्र प्रेस के अधिकारों को सीधे संबोधित करने वाला ये पहला मामला था। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है। 19 में क्या आता है? आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, ठीक है। बोलना और अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, तो इसी के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस भी क्या करती है? अभिव्यक्ति करती है भाई। आजकल प्रेस की स्थिति कुछ अलग है, वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक रूप से जो प्रेस का काम है, मीडिया का काम है, वो क्या है? अभिव्यक्ति करना, है ना। बोलने की स्वतंत्रता है उनको, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है उनको। तो उनकी यह स्वतंत्रता, इसका संरक्षण किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये अंदर से पूछ लेता है इसको। तो 19(1)(a), ठीक है। 19 में क्या है पूरा जो डिफाइन किया गया है आर्टिकल 19 में, तो वो पूरा जितने भी मामले हैं उसमें ऐसे ही अलग अलग करके वो सभी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए मामले हैं। उसमें से स्पेसिफिक रूप से 19(1)(a) में ये बताया गया है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, इससे जुड़ा हुआ जो मूल अधिकार है उनका, वो इसके तहत संरक्षित किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ये कहा गया कि क्या जो याचिका करता है उसको सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना जरूरी है। तो उच्चतम न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय जाने से पहले उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप अपने एपेक्स कोर्ट में आ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक 112वां 2009 में जो आया था, इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो ये आधा चीज़ें तो देखो जानकारी की इसी में हो गई। ये 112वें संविधान संशोधन विधेयक की बात हो रही है, और ये जो है 2009 में आया था, और लोकसभा में पेश इसको कब किया गया था? 24 नवंबर 2009 को किया गया था। और इस बिल के तहत, इस विधेयक के तहत जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021, इसको मार्च 2021 में पारित किया गया था। इसके द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया? तो ये जो 21 वाला विधेयक था, इसके द्वारा 1991 वाले विधेयक में, अधिनियम में संशोधन किया गया था। अब ये जो चीज़ है ये पूछी जा चुकी है, आयोग पूछ चुका है इस प्रश्न को। ये कौन सा प्रश्न है कि जो NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, है ना, इसका जो नाम था, ये किस अधिनियम के द्वारा जो है दिया गया था इसको? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1991। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए, 239AA और 239AB। ये 2 जो आर्टिकल थे 69वें संविधान संशोधन से जुड़े, जिनके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, इसको विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, और इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया था, NCR दिल्ली जिसको आज हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, इसके संदर्भ में सही सुमेलित करना है चीज़ों को। एक साइड में विद्रोह के केंद्र दे रखे हैं जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ, और उन स्थानों पर उस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किस किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो सभी ये सुमेलित हैं पहले से ही। फर्रुखाबाद में नवाब तफज्जल हुसैन, इलाहाबाद में इस क्रांति का
जो नेतृत्व किया था लियाकत अली के द्वारा करा गया था। संभलपुर में सुरेंद्र साईं, मथुरा में देवी सिंह जी के द्वारा, ठीक है। और अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि 1857 की क्रांति अपने आप में बड़ी व्यापक क्रांति थी और अलग अलग स्थानों पर जो विद्रोह हुए थे अलग अलग लोगों के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो वो कौन कौन से व्यक्ति थे? मेरठ में कदम सिंह, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर खान, ये पूछा जा चुका आयोग के द्वारा, ठीक है। कानपुर में नाना साहब, झांसी में आप जानते रानी लक्ष्मीबाई, कालपी में तात्या टोपे। तात्या टोपे ने 2 जगह किया था, कालपी में भी और ग्वालियर में भी, ठीक है। सुल्तानपुर में शहीद हसन, फैज़ाबाद, ये पूछा जा चुका आयोग के द्वारा, मौलवी अहमदुल्ला ने करा था। गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, हरियाणा में राव तुलाराम और रायपुर में नारायण सिंह के द्वारा। बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व करा गया और ये भी आयोग ने पूछा है। और दिल्ली में आप जानते हैं बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां जो है प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ पाषाणकालीन स्थान हैं, लोकेशंस हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ है, ठीक है। तो चिरांद जो पाषाणकालीन स्थल है ये बिहार में है। हुंसागी घाटी पड़ती है कर्नाटक में। बुर्ज होम, ये पूछा जा चुका आयोग के द्वारा, कश्मीर में है। आदमगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुछ और भी पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है? कोल्डी हवा, बेलन घाटी, महदहा, ये तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। पल्लावरम तमिलनाडु का है। ये पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थलों के नाम है, ठीक है। केटावरम आंध्र प्रदेश, मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में पड़ता है। गुफकराल ये कश्मीर में, बोरी महाराष्ट्र में। 16वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मैमार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो मध्यकालीन भारत में मैमार शब्द सर जो भवन निर्माण करने वाले, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो नक्शा बनाने वाले, जो भवनों का किस तरीके से नक्शा बनाया जाता है, आजकल जो सिविल इंजीनियरिंग वाले करते हैं वो वाला काम जो था वो मैमार करते थे। अन्य कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है मिडेवल हिस्ट्री की। शहनाहे मंडी, ये क्या होता था? ये पद था साहब अनाज मंडी का जो प्रभारी होता था, है ना। शहनाहे पील किसको कहा जाता था? जो शाही हाथी होते थे उनका मैनेजमेंट करने वाला जो मूल अधिकारी था वो शहनाहे पील कहलाता था। बलाहार किसको कहते थे? जो निम्नतम श्रेणी के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर या श्रमिक होते थे वो बलाहार कहलाते थे। बलपूर्वक इन पर काम करवाया जाता था। कारकुन जो होता था ये भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला जो अधिकारी होता था, ठीक है। जवाबित राजकीय कानून से जुड़ा हुआ जो मामलों को देखता था उसको जवाबित कहते थे। नवीशंदा जो लिपिक या क्लर्क वगैरह होते थे उनको। बंजारा अनाज व्यापारी होते थे। खानकाह क्या होता था? ये सूफ़ी जहाँ पर रहते थे, सूफ़ी जो संत होते थे जहाँ रहते थे उनका जो निवास स्थान होता था उसको खानकाह कहते थे। आमिल ये रेवेन्यू ऑफिसर होता था। मुशर्रिफ ममालिक ये जो है सभी प्रांतों का लेखाकार होता था, ठीक है। जीतल ये आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का तांबे का सिक्का। टका दिल्ली सल्तनत का चांदी का सिक्का। मसाहत भूमि की पैमाइश को कहते थे। विरका एक प्रकार का वस्त्र था जो शेख लोग जो होते थे इसको जो है सबसे ऊपर पहनते थे, विरका होता था ये। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे? तो भैया 9 अधिवेशन हुए थे उत्तर प्रदेश में, है ना। 9 अधिवेशन कहाँ पे हुए थे? उत्तर प्रदेश में हुए थे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला अधिवेशन जो यूपी में 1888 में हुआ इलाहाबाद में, और ये पूछा जा चुका आयोग के द्वारा। जॉर्ज यूले जो है इसके अध्यक्ष थे। दूसरा 92 में हुआ इलाहाबाद में ही हुआ, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। फिर 99 में लखनऊ में हुआ, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। एक ये पूछा जा चुका है 1905 वाला, काफ़ी बार पूछता है इसको। 1905 में बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 1910 में इलाहाबाद में हुआ, विलियम वेडरबर्न, ये भी याद रखना, ठीक है। क्योंकि जॉर्ज यूले इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज यूले वाला मैंने वैसे करा दिया है, पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा। जॉर्ज यूले इसलिए भी क्योंकि पहली बार कोई विदेशी अध्यक्ष जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बना था। दूसरी बार बना था विलियम वेडरबर्न, दोनों याद रखना, 1910 और वो पहला वाला 1888। 16 में लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार AC मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष रहे। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू वाला, ये महत्वपूर्ण है। 36 में लखनऊ में हुआ जवाहरलाल नेहरू। 46 में मेरठ में हुआ JB कृपलानी। ये 9 अधिवेशन हुए थे भारत की स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अब खिलजी जो है एक तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आयोग जो है खिलजी को वैसे भी पसंद करता है, तो खिलजी एक अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। खिलजी के बारे में आप पढ़ेंगे, इससे जुड़ी हुई इतनी सारी चीज़ें हैं, इससे जुड़े हुए इतने सारे फैक्ट्स हैं कि मतलब बहुत हो जाते हैं।
तो आधा खिलजी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ आपका, आधा खिलजी कोई दूसरा क्वेश्चन बना के डाल देंगे, है ना, ऐसा कर लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। शासनकाल रहा इसका 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, है ना। इसका एक अन्य नाम अली गुरशास्प भी था। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसको अमीर ए तुजुक की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवाद का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, सीमाओं का विस्तार सबसे ज़्यादा इसी के टाइम पर हुआ, और इसी के टाइम पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, मतलब इसी के टाइम पर मंगोल आक्रमणों का सामना जो है दिल्ली को सबसे ज़्यादा बार करना पड़ा। इसने एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा ये ऐसा शासक था जिसने सबसे ज़्यादा संख्या में हिंदुओं को पद से हटाया था, ठीक है। अब यहीं से आपको पता होगा सर्वाधिक संख्या में हिंदुओं को भर्ती करने वाला जो शासक था वो कौन था, वो औरंगजेब था। और अलाउद्दीन जाना जाता है इसने सबसे ज़्यादा संख्या में हिंदुओं को उनके पद से हटाया था। इसका सेनापति था मलिक काफूर, एक और सेनापति था इसका जफ़र खान, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण सेनापति थे इसके। मलिक काफूर के बारे में आप जानते होंगे, इसको हजार दिनारी कहा जाता था। इसके अलावा जो जफ़र खान था ये मंगोलों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें ये मारा गया था। कई अभियान जो है अलाउद्दीन के लिए जफ़र खान ने करे थे। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को मलिक काफूर ने ही हराया था, और उसको हरा करके वहाँ से इसने क्या प्राप्त किया था, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अलाउद्दीन के समय में जो गुप्तचर विभाग होता था, ठीक है, उसका जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, वरीद मुमालिक। वरीद मुमालिक टर्मिनोलॉजी है, मिडेवल हिस्ट्री की याद रखेंगे। वरीद मुमालिक किसको कहा जाता था, जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो मादक द्रव्य हैं, शराब वगैरह और जो नशीली चीज़ें होती थी, इसके अलावा जुआ खेलने पर इसने रोक लगाई। इसके अलावा इसने जो अमीर होते थे उनकी दावतों और विवाह समारोह जो हुआ करते थे उनके, उन पर बैन लगाने वाला शासक था। इसने पीडीएस सिस्टम लागू किया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो लागू करने वाला ये पहला शासक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया, है ना। सैनिकों का होलिया रखना और घोड़ों को दागने की प्रथा जो है इसने चालू करी थी। इसके अलावा इसने भूमि की पैमाइश कराकर, भूमि की नाप कराकर लगान वसूली का जो है काम किया था, और भूमि की पैमाइश करा करके लगान वसूलने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक माना जाता है। और इस काम के लिए इसने एक राजस्व विभाग जो है वो बनाया था, जिसको क्या कहते थे, दीवाने मुस्तक राज कहते थे। तो दीवाने मुस्तक राज क्या है, ये अलाउद्दीन के समय का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अफीम का सेवन जो था इसको रोकने के लिए एक अफीम आयोग का गठन किया गया था। और यहीं से प्रश्न में ही आपको एक चीज़ मिल जाती है कि अफीम आयोग का जो गठन किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, मैकवर्थ यंग की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये जो अफीम आयोग का गठन हुआ था ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। लैंसडाउन का जो शासनकाल माना जाता है, मतलब ये जो गवर्नर जनरल के रूप में इसने काम किया था 1888 से लेकर 1894 तक इसका जो है कार्यकाल रहा। और इसके टाइम पर कौन कौन से प्रमुख चीज़ें हुई, कौन कौन से अधिनियम आए, जैसे कारखाना अधिनियम जो है 1891 का, ठीक है, 1891 का कारखाना अधिनियम, ये लैंसडाउन के टाइम पे ही आया था। इसके अलावा भारतीय परिषद अधिनियम इसी के टाइम पे पारित हुआ। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया गया था, ठीक है, डूरंड लाइन, तो उसके लिए डूरंड आयोग की स्थापना हुई थी, वो 1893 में लैंसडाउन के टाइम पे ही हुई थी, ठीक है। ऑप्शन में लॉर्ड एल्गिन सेकंड के बारे में भी जो है दिया गया है। तो इसका 1894 से लेकर के 1899 तक कार्यकाल रहा। इसी के टाइम पर पूना में प्लेग का प्रकोप फैला था। महामारी अधिनियम इसी के टाइम पर आया था 1897 में। चापेकर बंधुओं वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है वैसे पहले, है ना। चापेकर बंधुओं द्वारा जो 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई थी 22 जून 1897 को, वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय पर ही हुई थी ये घटना। लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको पता ही होगा, इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन है ना। इसी के टाइम पर जो है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में इसी के टाइम पर आया। इसी के टाइम पर रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है, और बंगाल का विभाजन भी इसी के टाइम पे हुआ। फिर डफरिन है 1884 से 88।
डफरिन के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। इसके अलावा तीसरा बर्मा युद्ध जो हुआ था 85-86 में, वो भी डफरिन के टाइम पे हुआ था, है ना। कुछ भारतीय दर्शन हैं और उनके प्रतिपादकों को मिलाना है आपको, जो पहले से मिले हुए। पूर्व मीमांसा जो दर्शन है, फिलॉसफी की जो ब्रांच है, इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा, इसके हैं बादरायण। उत्तर मीमांसा को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। वैशेषिक दर्शन जो है ये कणाद, महर्षि कणाद के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि के द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया। वैदिक दर्शन में, वैदिक फिलॉसफी में जो हमारे दर्शन हैं, जो सबसे ज़्यादा एक तरह से अपना प्रभुत्व रखते हैं, सबसे ज़्यादा जिनका नाम आता है, 6 दर्शन है। इनको सम्मिलित रूप से षड दर्शन कहते हैं। और ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। यहाँ पर जो उत्तर मीमांसा है उसी को वेदांत कहा जाता है, ठीक है। तो इनके प्रणेता बता दिया मैंने, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद और मीमांसा दर्शन जो है वो जैमिनी के द्वारा दिया गया। और वेदांत या उत्तर मीमांसा जो थी इसके प्रतिपादक बादरायण थे। कालानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे पहले सबसे बाद में जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पे 4 विद्रोह दे रखे हैं। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह और कच्छ का विद्रोह। इसमें से दक्कन किसान विद्रोह जो है सबसे बाद में हुआ था। सभी की तिथियां मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी हैं। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था सर 1806 में हुआ। कच्छ का विद्रोह 1819 में स्टार्ट हुआ। ये काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब कह सकते हैं पार्ट्स में जो है ये चलता रहा। मतलब कभी विद्रोह उठ खड़ा हुआ, फिर उसको दबा दिया गया, फिर कुछ दिन बाद फिर ये जो है चला। इस तरीके से ये 31 तक चलता रहता है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ये 1820 से लेकर के और 36 तक आगे चलता रहा। वैसे डेट ये नहीं पूछी जाती, डेट स्टार्टिंग की डेट ही आपसे पूछा, तो ये पहली वाली डेट याद रखेंगे। कच्छ का विद्रोह 1819, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820, दक्कन किसान विद्रोह 1875। 22वां प्रश्न है, गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? गुप्त एरा की बात यहाँ पे हो रही है। तो ध्रुवाधिकरण जो होता था गुप्त काल में, वो भूमि कर जो होता था, लैंड रेवेन्यू, उसको इकट्ठा करने वाला जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे ध्रुवाधिकरण, है ना। गुप्तकालीन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो प्रमुख शब्दावली है, जैसे यहाँ पे दे रखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था ध्रुवाधिकरण, तो ऐसी ही प्रशासनिक शब्दावली गुप्तकाल की यहाँ पे मैंने लिखा है जो प्रमुख चीज़ें। दंडपाशिक कौन होता था गुप्तकाल में? ये पुलिस विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था वो दंडपाशिक होता था। भूमि का लेखा जोखा रखने वाला जो अधिकारी होता था उसको पुस्तकाल बोलते थे और वन अधिकारी को गोलमिक बोलते थे, है ना। दान विभाग जो होता था उसका जो प्रधान अधिकारी होता था वो अग्रहारिक कहलाता था। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कर्णिक जो होता था वो क्या करता था? ये भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखता था। इसके लिए जो नियुक्त प्राधिकारी होता था भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए, उसको कर्णिक कहा जाता था। महामंडलाधिकृत जो होता था ये राजकोष का प्रमुख अधिकारी होता था, है ना। और चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को शौल्किक कहते थे, शुल्क वसूलने वाला चुंगी, ठीक है, शौल्किक होता था। अंतःपुर का रक्षक जो होता था वो प्रतिहार होता था। अंतःपुर मतलब जो महल वगैरह होते हैं राजाओं के अंदर, ठीक है, तो उसका जो रक्षक होता था प्रतिहार कहलाता था। ये पूछा गया क्वेश्चन है कुमारामात्य वाला। कुमारामात्य कौन होते थे? ये उच्च पदाधिकारियों का एक स्पेशल ग्रुप होता था, विशिष्ट वर्ग को इंगित करने वाला शब्द है कुमारामात्य, ठीक है। महासंधि विग्रहिक, ये शांति और विदेश नीति, एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर का काम करता था महासंधि विग्रहिक। महादंड नायक, ये युद्ध और न्याय का मंत्री होता था। और महाक्षपटलिक जो होता था ये राजा के दस्तावेजों और राजाज्ञा को लिपिबद्ध करने का काम करता था। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पिंडारियों का दमन किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ। और इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुई। मैकडोनल्ड अकाल आयोग का गठन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ। और यूरोप के साथ में पहला समुद्री कम्युनिकेशन सिस्टम जो स्थापित किया गया था वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे नहीं हुआ था, है ना। ये लॉर्ड एल्गिन प्रथम के टाइम पे हुआ था, ये याद रखेंगे। इसके अलावा लॉर्ड एल्गिन जो है वहाबी आंदोलन का जो दमन होता है वो भी इसी के टाइम पे होता है। वहाबी आंदोलन के बारे में पिछली क्लासेस में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। पहले लॉर्ड मेयो देखते हैं 1869 से 72। इसके टाइम पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित हुआ 1871 में। भारत का ये एकमात्र गवर्नर जनरल या वाइसराय है लॉर्ड मेयो, जिसकी इसके शासनकाल में, शासनकाल नहीं कहेंगे दरअसल, इसको कार्यकाल बोल सकते हैं,
कार्यकाल में ही जो है इसकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो की। ये पूछा गया क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी, इसके टाइम पे दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ और उस युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पंजाब को जो है मिला लिया गया। पंजाब का विलय हुआ 1849 में। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ। 1850 में इसी के समय सिक्किम का विलय होता है। इसका जो सिद्धांत था, व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, ये सभी आप जानते होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या सिद्धांत था? जिस राजा के कोई खुद की संतान नहीं होती थी तो वो कोई दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकता है, तो अगर उसका कोई भी वारिश नहीं है तो उसके पूरे राज्य को जो है ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। ये इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत था। तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है और ये पूछा गया प्रश्न है, ये क्रम पूछा जाता है ना। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जो विलय किए गए राज्य थे उनका क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सतारा को शामिल किया गया 1848 में, फिर जैतपुर और संभल 1849 में, 50 में बघाट को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मिला लिया गया, 52 में उदयपुर को, 53 में झांसी को और 54 में नागपुर को, है ना, बिल्कुल क्रम से है। 48 में सतारा, जैतपुर संबलपुर 49, 50 में बघाट, 52 में आपका उदयपुर, 53 में झांसी और 54 में नागपुर। इसके टाइम पर वुड डिस्पैच भारत आया 1854। भारत में पहली रेल इसी के टाइम पे चलाई गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग, एक तरह से जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कह सकते हैं, वो इसी के टाइम पर बना। इनाम कमीशन की स्थापना भी इसी के टाइम पे हुई। इनाम कमीशन क्या था? ये इनाम कमीशन की स्थापना विशेष रूप से करी गई थी ऐसी जागीरों का पता लगाने के लिए जिन पर भूमिकर नहीं लगता था। भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए जो है इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। 24वां क्वेश्चन है, कुछ विहार हैं या कुछ स्थापत्य हैं, इनकी जो स्थापना है वो किस राजा के टाइम पे हुई? तो जगदल विहार रामपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था ये धर्मपाल, ठीक है, सोमपुर विहार ये देवपाल और सालबन विहार भावदेव। 25वां प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इनका संबंध था स्वदेशी आंदोलन से। H.W. नेविंसन का संबंध किस आंदोलन से था? स्वदेशी आंदोलन से था। ये ब्रिटिश पत्रकार थे। स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन भी शुरू किया गया था, जिसमें विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाना था, उनको जलाया जाना था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल के विभाजन पर निर्णय लेने के बाद में बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रमोट करने का काम किया। और जो H.W. नेविंसन जो ब्रिटिश पत्रकार थे, इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना करी थी, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, ये भी याद रखेंगे। 26वां प्रश्न है, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो था हमारा, ठीक है, हालांकि वो ध्वज जो होता था वर्तमान स्वरूप जो है इस तरीके का स्वरूप उस ध्वज का उस टाइम पे नहीं होता था, ठीक है, तो इससे अलग होता था थोड़ा सा। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्न में से किस स्थान पर फहराया गया था? तो ये स्टुटगार्ड में इसको सबसे पहले फहराया था, जर्मनी में। ये स्टुटगार्ड कहाँ पे पड़ता है? जर्मनी में है। और ये मैडम भीकाजी कामा जो थे विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज को फहराने का काम उन्होंने किया था। पहली बार भारतीय ध्वज जो है कहीं बाहर फहराया गया था, किसी विदेशी धरती पर फहराया गया था इनके द्वारा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के नाम से भी जाना जाता है और इनको एक उपनाम दिया जाता है, इनको क्रांतिकारियों की माँ भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक प्रमुख संगठन पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया? ठीक है, जो सहायक संधि अवध पर थोपी गई थी उसको कब हटाया गया? 1856 में, ठीक है। तो ये जो सहायक गठबंधन की शुरुआत हुई थी 1798 में हुई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, और अवध पर ये लागू कब हुआ था? 1801 में। 56 में इसको हटा लिया गया था। तो ये सहायक संधि प्रणाली जो थी ये गैर हस्तक्षेप नीति थी, ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है लागू की गई थी। 1798 से लेकर के 1805 तक जो है वेलेजली गवर्नर जनरल था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में एक संधि थी, जो सहायक संधि के बारे में बात हो रही है, जिसके द्वारा भारतीय राज्यों ने अंग्रेज़ों के लिए अपनी संप्रभुता को खो दिया था। मतलब उनका कोई भी खुद का वजूद नहीं रहा था इस सहायक संधि के फलस्वरूप। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सहायक संधि का कॉन्सेप्ट था इसका सबसे पहले उपयोग किसने करा था, तो ये फ्रांसीसी गवर्नर था जनरल मार्किस डुप्लेक्स। इसने रियलिटी में सबसे पहले जो है इस सहायक संधि का यूज़ किया था।
अवध के नवाब बक्सर की लड़ाई के बाद में अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाले सबसे प्राथमिक शासक थे। इस संधि के तहत भारतीय शासकों को क्या क्या करना पड़ता था, अंग्रेजों की सेनाओं को रखना पड़ता था और जो अंग्रेज सेना रखते थे उनकी सेना का खर्चा भी इन शासकों को उठाना पड़ता था। इसके अलावा जो भारतीय शासक सहायक संधि के अंतर्गत आते थे उनको अपने दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ता था जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। और भारतीय शासकों को इस संधि के तहत किसी भी सशस्त्र बल को बनाने की अनुमति नहीं थी। कोई सेना वो खुद की नहीं रख सकते थे, ब्रिटिश सेना ज़बरदस्ती उनके ऊपर लाद दी गई, थोप दी गई और उनको वेतन भी देना पड़ता था। भारतीय शासकों को विदेशी हमलों से बचाव के लिए अंग्रेज़ों पर भरोसा करना पड़ता था और इस संधि के तहत जो भारतीय प्रांत थे उनको यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। 28 क्वेश्चन है, वर्ष 1893 में किसने गणपति उत्सव प्रारंभ किया था? तो गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव स्टार्ट किया महाराष्ट्र में और शिवाजी उत्सव इन्होंने 1895 में स्टार्ट किया। ठीक है, गीता रहस्य इन्होंने पुस्तक लिखी थी। आर्यों का मूल निवास स्थान, ये पुस्तक भी जो है बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है और इनको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? एक ब्रिटिश पत्रकार था वैलेंटाइन शिरोल, इसने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1856 में पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के द्वारा तैयार और कैनिंग के समय ये पारित किया गया। कॉन्सेप्ट डलहौजी के टाइम पे तैयार हुआ है इसका और ये कैनिंग के समय पे पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। यह अधिनियमित कब किया गया? ये 26 जुलाई को पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया गया। और आज का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 1817 ईस्वी के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो पाइक विद्रोह का नेतृत्व किया था बक्सी जगबंधु विद्याधर ने। बक्सी जगबंधु विद्याधर के द्वारा पाइक विद्रोह का नेतृत्व किया गया। जो पाइक शब्द निकला है दरअसल ये पाइका से निकला है। पाइका का शाब्दिक अर्थ होता है पैदल सैनिक। ठीक है, तो जो पाइका होते थे ये 16वीं शताब्दी के बाद से ओडिशा में राजाओं के द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों से वंशानुगत कर मुक्त भूमि और उपाधियों के बदले सैन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाने वाला वर्ग था। तो एक तरह से पैदल सैनिक जो होते थे उनको पाइक कहा जाता था। तो ये तो मतलब स्थानीय राजाओं के संदर्भ में बात हो गई जो पाइका रखते थे। जब अंग्रेज यहाँ पे पहुँचे तो उस समय उड़ीसा के शासक थे मुकुंद देव द्वितीय, है ना। उड़ीसा के शासक थे मुकुंद देव द्वितीय। अंग्रेज़ों ने अपनी जो रूल्स और रेगुलेशन से इन पर थोपना स्टार्ट कर दिया। उनके जो भी कॉलोनियल प्रतिष्ठान थे, औपनिवेशिक प्रतिष्ठान थे, इसके अलावा जो भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली थी वो लागू की। तो पाइकों की जो खुद की संपदा थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन उसको हड़पने लगा। अर्थव्यवस्था और जो भी रेवेन्यू सिस्टम था, यहाँ का जो लोकल रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था उसमें लगातार इंटरफेयर होते रहे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिससे किसानों का शोषण हुआ, उनका उत्पीड़न हुआ। तो यही कुछ कारण रहे जिसके कारण अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जो है यहाँ से विद्रोह शुरू हो जाता है। तो विद्रोह के जो नेता थे वो विद्याधर, इनको 1825 में जेल में डाल दिया गया था और 4 वर्ष से जेल में रहे और जेल में रहने के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये हुआ आज का सेशन। आशा करता हूँ आज के क्वेश्चंस आपको ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। क्लास अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर आपसे मिलते हैं कुछ शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।